Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Gala. Today is 12th of July and we will see the important news articles from the newspaper The New Indian Express. तो सबसे पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं कि आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू गाइज। सरप्राइज़ ये है कि आज का जब दैनिक जागरण जो हिंदी न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसका बीमर्स पेज पे जाएंगे तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ ये है कि आपके अपने रोहित सर के द्वारा उनके लेखनी से निकला हुआ एक आर्टिकल है, उन्होंने लिखा है, आप लोग पढ़िएगा उसको। हम आज न्यूज़पेपर में उनके द्वारा जो लिखा गया है उसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आज का हेडलाइन क्या क्या है। हेडलाइन में यह है कि विजिंजैम जो है, विजिंजैम कहाँ है? केरला में। ये वेलकम्स फर्स्ट मदरशिप क्या होता है कि मदरशिप इज ए लार्ज व्हीकल जो क्या करता है, लीड करता है, सर्व करता है, कैरी करता है छोटे छोटे व्हीकल्स को। सो ए मदरशिप में भी मरीन शिपमेंट, एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा शिप जो क्या कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा शिप उसको कैरी कर सकता है, उसको ले जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदरशिप। नाम से ही क्या लग रहा है कि शिप की माँ है ना, मदर शिप। ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद आगे जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और हम आपको दिखा दे रहे हैं हिंदी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है। तो ये है हमारा दैनिक जागरण आज का न्यूज़पेपर 12 जुलाई का। ठीक है, इसके आप बीमर्स पेज पे जाएंगे। ये देखिए बीमर्स पेज है, पेज नंबर 9 पे। ठीक है, बीमर्स पे जाएंगे तो देखिए ये रोहित प्रियदर्शी जी के द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल है। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू गाइज दैट कि उनके द्वारा ये लिखा आर्टिकल है। और ये जो दूसरा है वो है कैलाश बिश्नोई जी के द्वारा। दे बोथ आर इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। और आपको भी बहुत ही खुशी होनी चाहिए पढ़ते समय कि आपको उनसे गाइडेंस मिल रहा है जो कि प्रतिभा के बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। तो हम इस आर्टिकल को भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ पे लिखा है? उन्होंने लिखा है कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें स्वायत्ता से मतलब क्या, ऑटोनॉमी से क्या होगा, उसके गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, सुधार की उम्मीद। कैसे करेंगे, दिक्कत क्या है, सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया है, हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा, है ना। तो बिना देर के हुए अपने पीपीटी पे आते हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन, वी विल सी द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इनके आपके अपने रोहित सर के द्वारा जो लिखा गया है उसी को हम डिस्कस करते हैं। उसमें वो क्या लिख रहे हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थान में जो है सुधार की उम्मीद कैसे की जा सकती है, क्या करे कि उसमें सुधार हो जाए। तो उसमें ये बोल रहे सबसे पहले कि उच्च शिक्षा में सुधार की दृष्टि से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ तथ्यों का उल्लेख किया गया, उसमें लिखा गया है। तो इनमें शैक्षणिक संस्थानों में स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी। कैसे उसको आज़ाद जो बिना इंटरफेरेंस के कैसे पॉलिसी बनाया जाए जिससे क्या हो, उसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो ये उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस लक्ष्य को सरकार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति आयोग यूजीसी क्या है? यूजीसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी, ये कमीशन। ठीक है, ये कब बना? ये बना है किनके द्वारा बनाया गया? ये आप बताएंगे कि यूजीसी कब बना, है ना, और किनके द्वारा बनाया गया था, किनका इनिशिएटिव था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? एम जगदीश। ठीक है, और ये कैसा है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको क्या बताना है कि कब बना और किनके द्वारा यूजीसी बनाया गया था। बिहार से रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, हिंट कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यूजीसी का एक कदम उठा रहा है। इसी क्रम में यूजीसी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्वायत्ता देने के लिए उनमें से कई जुर्मों का बदलाव कराइए। आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि यह भी जानना जरूरी है कि स्वायत्ता क्या है, व्हाट इज ऑटोनॉमी। तो उसमें ये बोले कि शिक्षा संस्थानों में काम काज में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, कि जो वहाँ का जो वर्किंग प्रोसेस है, वो जो काम करने का तरीका है उसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। शिक्षा संस्थानों को अपने तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी मिले, ऑटोनॉमी मिले। विश्वविद्यालयों में कुलपति अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए उन्हें क्रियान्वित कर सके, है ना, कि वहाँ के जो कुलपति हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल पर्सनालिटी से, मिनिस्टर से, किसी से अनुमति लेने की उतना ज़रूरत ना हो, उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सके। स्वतः मिलने के बाद संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, बट
आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस किसका नहीं होना चाहिए, ना तो ज़्यादा यूजीसी का होना चाहिए, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, ना तो मंत्री जी का होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, एक लिमिट तक होना, चेक्स एंड बैलेंस शुड बी देयर, बट नॉट, वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। कैंपस की गतिविधियां, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नए नियम बना सकते हैं, है ना। इसीलिए आपको पता होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया इंडिया में। तो उसी तरीके से उसी पे ये बात कर रहे हैं, गतिविधियां, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के लिए। एक मुख्य मुद्दा आर्थिक स्वायत्ता का भी है कि जब कोई इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ऑटोनमस कब होता है, जब उसका जो फंडिंग का जो सोर्स है वो बहुत ही ऑटोनमस हो, बराबरी उसको एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी शुड बी अलॉटेड टू डेवलप ऑल द एम्यूनिटीज़ एंड खर्च जो भी है, लाइबिलिटीज़ खर्च है, स्टूडेंट पे खर्च करना, रिसर्च में खर्च करना, उसको मिलना चाहिए। तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक स्वायत्ता का भी है, जब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में धन के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा तब तक उनकी स्वायत्ता बंधक बनी रहेगी। सार्वजनिक शिक्षण संस्थान को सरकारी सहयोग से ही चलते हैं। वित्तीय सहायता के लिए कुछ मानक तय करने समाधान किया जा सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। अब आते हैं चैलेंजेस पे। ये बोले कि चैलेंजेस क्या है, कहने के लिए देश कई विश्वविद्यालय स्वायत्त कहने के लिए है कि बहुत सारा ऑटोनोमस बॉडी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका फंडिंग कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही होती है, आपको पता है जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो एक पार्टी चलाती है। तो जो पार्टी है उनके जो राजनेता हैं उनका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। राजनीतिक पसंद नापसंद के आधार पर सरकारें विश्वविद्यालय को धन आवंटित करती है। भारत विद्वानों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर अपने जीवन, अध्ययन और पेशे के डर के बिना चर्चा के लिए वांछित स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों में ही मुद्दों पर सरकारों को वांछनीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, उसका इंटरफेरेंस होता है। उनके हिसाब से कुलपति चुने जाते हैं, उनके हिसाब से चांसलर चुने जाते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे की राह में क्या बता रहे हैं, वे फॉरवर्ड में क्या बता रहे हैं कि भारत में उच्च शिक्षा को, संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए, अनुचित प्रभावों का विरोध करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए वित्त पोषण की विविध स्रोतों को, इकोनॉमिकल, उनको इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है ना। शैक्षणिक संस्थानों के एक अटूट सिद्धांत के रूप में बनाए रखने और स्वतंत्र विचार विमर्श, है ना, ऑटोनोमस, उनको अपना जो भी थिंक टैंक कोई इंस्टीट्यूट बनाना, रिसर्च के लिए बनाना, उसमें उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अनुसंधान टेक्नोलॉजी में सुनिश्चित करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फिट हों। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है ना, तो वो उसको क्या मिलना चाहिए, ढंग का टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो मिलना चाहिए। छात्र संघ को स्वायत्ता, वहाँ के जो छात्र संघ है उनको भी स्वायत्ता निकाय के रूप में बनाए रखना, है ना। आपको पता है जो भी कॉलेज में आप पढ़े होंगे वहाँ एक क्या होता है, छात्र संघ होता है, जो भी छात्र होते हैं उनके हित के लिए बनाया जाता है। प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ, है ना। उनके चुनाव और कार्यप्रणाली पर राजनीतिक दलों और पदाधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कैलाश विश्नोई जी क्या कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचना किसका अधिकार है, सब लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज के लिए वो बता रहे क्या क्या, कि ये जो बात कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्वक, मतलब कि क्वालिटी तो ये क्वालिटी की बात करें कि जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कि किसी के देश की कुंजी होती है, की है ना, कि द क्वालिटी एजुकेशन इज द की ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सो केंद्र सरकार ने देश में शिक्षा का गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। अगर बात करेंगे कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, आपको बताया अभी यूजीसी के बारे में, वो किसके अंदर काम करती है, शिक्षा मंत्रालय के कारण, एजुकेशन मिनिस्टर के कारण। चलिए आप ये भी बताइए कि शिक्षा मंत्री कौन है, अभी इस नए कैबिनेट में कौन बने हैं, कि उच्च शिक्षा विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ना के माध्यम से शिक्षा संसार मिशन के माध्यम में डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की। यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि स्वयं अर्थात स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशनल माइंड्स, इनके द्वारा इनका जो भी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल रिपोजिटरी, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये क्या बोले कि दरअसल स्वयं एक एकीकृत मंच है ना। स्वयं जो है, सेल्फ जो है, वो क्या बोल रहे हैं कि एक एकीकृत मंच है जो स्कूल कहाँ से 9वीं से 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। किसके बारे में बात करें कि स्वयं एक पोर्टल है जो कि 9th क्लास से लेकर 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक आप फ्री में वहाँ जाके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के उपयोग। तो ये बेसिकली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोनों को, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है ना। यू शुड बी वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्राउड, है ना। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला इज वेरी प्राउड। ओके, अब आते हैं अगला आर्टिकल पे, जो कि
हेडलाइन था हमारा इंडियन एक्सप्रेस का कि विंजिम वेलकम्स फर्स्ट मदरशिप। ये कहाँ है? ये केरला में है। आपको बस ध्यान नहीं रखना है कि जो विंजिम जो है वो कहाँ है, केरला में है। तो क्या बोला कि विंजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड BISL कहाँ, त्रिवनंतपुरम केरला में, वो क्या बन गया, इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मदरशिप, है ना, पहला, उसका नाम क्या है, MV सैन फर्नांडो। MV सैन फर्नांडो। आपको ध्यान में क्या रखना है कि व्हाट इज MV सैन फर्नांडो। MV सैन फर्नांडो क्या है, ये पहला क्या है, फर्स्ट मदरशिप है। फर्स्ट मदरशिप ये शिप है, ठीक है, मदरशिप बोल सकते हैं। और जो कहाँ पहुंची है, बेंजेम में। और ये कितना लंबा है, 300 मीटर लंबा है। जो कहाँ, मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड इनटू शिप बियॉन्ड VISL आफ्टर रिसीविंग जियामिन इन चाइना। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आइलैंड कहाँ है। तो मार्शल आइलैंड की बात करेंगे तो वो कहाँ है, वो एक क्या है, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। और कहाँ है ये, माइक्रोनेशिया में पड़ता है। माइक्रोनेशिया, आपको कुछ दिन पहले हम माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ओशियनिया क्या है, ओशियनिया का जो 4 पार्ट है सबके बारे में बताए हैं, आप जाके देख लीजिएगा रिवीजन के लिए। और ये कहाँ पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। वहाँ से ये चली और कहाँ आई, विंजिम पे पोर्ट पे। आपको ध्यान कर रखना है विंजिम पोर्ट कहाँ है, केरला में, है ना। MV सैन फर्नांडो क्या है, मदरशिप है। और कहाँ से आई थी, मार्शल आइलैंड कहाँ है, इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ये फिर इसी के बारे में कि फर्स्ट मदरशिप है, पढ़ लीजिएगा, है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मदरशिप क्या होती है। अब आते हैं अगले पे, बिरला एट ब्रिक्स पार्लियामेंट्री मीट। हम बिरला कौन है, हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला। वो कहाँ गए हुए हैं, वो गए हैं ब्रिक्स का जो पार्लियामेंट्री मीट होता है। जैसे हमारा एक देश है तो इसका क्या है, पार्लियामेंट है, जहाँ क्या होता है पार्लियामेंट का, कि जो भी लॉ होता है उसको क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, अगर कोई नया लॉ बनाया जाता है। उसी तरीके से ब्रिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री का एक नॉन गवर्नमेंटल क्या है, बॉडी है। तो वहाँ का भी एक कुछ रूल होगा, रेगुलेशन होगा, नया कानून बनाना, उसको डिस्कस किया जाए तो उसका एक पार्लियामेंट है। उसी को अटेंड कौन किए हैं, ओम बिरला साहब किए हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, है ना, जो कि सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जब IR पढ़ेंगे ना तो आपको IR में किस पोजीशन पे कौन बैठ रहे हैं उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको देखिए इंडिया के जो स्पीकर हैं उनको सेंटर में बैठाया गया है। इट मीन्स दैट इंडिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जो सेंटर में है, स्पीक्स एट बिरला सेशन, ये ब्रिक्स सेशन थर्सडे। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम फॉर रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN काउंसिल और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ही कौन बोले, बिरला साहब बोले हैं कि ब्रिक्स का मतलब क्या है, कि जो ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, कि जो दुनिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको क्या करना है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन करना है, रिफॉर्म करना है, रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसके जैसा, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जैसा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जैसा, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, ब्रिक्स के बारे में जानना कि व्हाट इज ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और साउथ अफ्रीका। तो क्या अभी जो प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो यही 5 कंट्री मेंबर है, जी नहीं, इनके मेंबर और नए नए कौन जुड़ गए हैं, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE, 4 कंट्री जो है और जुड़ गया है। कौन कौन सा, फिर से रिपीट करें, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE। आपका काम क्या है कि आपको वर्ल्ड मैप पे जाना है अपने एटलस में, और ब्रिक्स की जितने भी कंट्रीज हैं उसको मैप पे, वर्ल्ड मैप पे देखना है और उसको कनेक्ट करना है कि किस किस तरफ से है। अगर हम ब्राज़ील करेंगे तो वो इस एरिया में आ जाएगा, साउथ, ये एरिया जो ब्राज़ील आ जाएगा, है ना, साउथ अमेरिका में। फिर बात करेंगे रशिया तो रशिया यहाँ आ जाएगा, है ना। इंडिया हमारा प्यारा कंट्री यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चाइना ये हो जाएगा, और क्या, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ आ जाएगा। अब जो नया नया जुड़ गया वो क्या है, ईरान, ईरान यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इजिप्ट ये एरिया हो जाएगा। इथियोपिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और UAE जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये देखना कि कैसे कैसे जो है ग्लोबल रिलेशन डेवलप किया जा रहा है, कैसे ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी जेनेसिस की तो ये एक कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, आपको पता होगा, उसके जो है जिल ओ'नील के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। 2009 में बना क्या, BRIC का मतलब क्या हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। कब बना, 2009 में। आइडियलाइज 2001 में आइडिया आया ऐसे धीरे धीरे, लेकिन फॉर्म कब हुआ, 2009 में। और ये ब्रिक्स कब बना, ये 2010 में क्या बन गया, ब्रिक्स, BRICS। इसका मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ठीक है। ये क्या है, एक जियोपॉलिटिकल राइवल है, किसका, G7 जो ब्लॉक है उसका जियोपॉलिटिकल राइवल है।
ओके, अब इसका एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो कब बना? 2014 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। अब आपसे सवाल ये है कि अभी 15वां जो समिट हुआ 2023 में, किसका? ब्रिक्स का। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। आप सबको पता है। अब आपको ये बताना है कि 16वां समिट, मतलब कि 2024 में जो इस साल होने वाला है, और 17वां समिट जो कब होगा? 2025 में, वो दोनों कहाँ होने वाला है? शहर का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाता। फिर से आपको बताते हैं ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे पहले कितना था? ब्रिक था, ये, और उसका 2009 में कौन जुड़ गया? 2010 में कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। उसके बाद अभी पिछले साल कौन कौन जुड़ गया? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये क्या है? हीट डूम के बारे में बताया गया है कि जो यूएसए में जो है, इंटायर वेस्टर्न यूएस इज फेसिंग ए मैसिव हीट वेव दैट बिगिन लास्ट वीक, है ना। वर्स्ट अटैक इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट डूम बन रहा है, हीट वेव चल रहा है। इसके लिए वो डिस्कस किया गया है। आपको पता है 15 दिन पहले इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा था। तो ये बताया कि व्हाट इज़ हीट डूम। हीट डूम होता क्या है? तो क्या बोल रहा है? हीट डूम इज़ अ वेदर फेनोमेना। क्या है? एक वेदर फेनोमेना है विच इज़ हाई प्रेशर सिस्टम। आपको पता होगा, जब आप ज्योग्राफी में एयर पढ़ रहे होंगे, विंड के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है, एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। दैट एटमोस्फेयर, अभी हम उसमें जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा कि हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है। तो बोला कि हाई प्रेशर सिस्टम जो एटमोस्फेयर में होता है, जो क्या करता है? ट्रैप कर लेता है वार्म एयर, और वार्म एयर को ट्रैप करके क्या बनाता है? एक पॉट का जो लीड होता है ना, ढक्कन, उसके जैसा क्या बना देता है? एक सिचुएशन बन जाता है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और वो ट्रैप होकर रह जाता है। जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये एरिया गर्म हुआ, तो गर्म हवा क्या ऊपर उठेगी, ठीक है? जब ऊपर उठा तो ये ऊपर जाने के बाद अलग के क्या बहुत ऊपर चला जाना चाहिए, जो कि फिर बाद में क्या बनता है? मॉइस्चर के साथ जाएगा तो वो बादल बनेगा। लेकिन वो क्या करता है? एक ये पॉट का ढक्कन के जैसा ट्रैप हो जाता है, और ये डूम बन जाता है, और हवा ना आती है ना जाती है, और वो गर्म हवा इसी में घूमते रह जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है? हीट डूम बन जाता है। क्या बोला कि इन स्टिल समर कंडीशन ए मास ऑफ वार्म एयर राइजेज फ्रॉम द सरफेस। गर्म होगा तो ऊपर हवा उठेगी, और हाई प्रेशर कंडीशन एटमॉस्फेयर पुश दिस वार्म एयर डाउन। क्या होगा कि इसको ऊपर चला जाने, वो क्या होना है कि डूम बन जाता है, इसके कारण गर्म हवा फिर से नीचे लौट आती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हीट पे बहुत ज़्यादा चलता है, जिसके जो बहुत ही लू जैसा कंडीशन बन जाता है, जिसको इंडिया में हम लोग लू बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? विथ स्काई क्लियर मोर सनलाइट रीचेज टू अर्थ, है ना। आसमान एकदम साफ रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर के साथ गया नहीं, ऊपर गया नहीं, तो बादल बनेगा नहीं। तो आसमान साफ रहेगा, मोर सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण क्या होता है? मोर वार्मिंग एंड डाइंग ऑफ सॉइल। जो मिट्टी है वो ज़्यादा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और ज़्यादा वार्मिंग हो जाता है, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। द लॉन्गर द हीट डोम स्टेज इन द वन प्लेस, द वार्मर ऑफ द कंडीशन गेट विथ ईच पासिंग डे। जहाँ पे जो हीट डोम जितना लंबा रह गया, उतना ज़्यादा वो एरिया धीरे धीरे गर्म होते जाएगा। अब क्यों होता है? वाई वो बन जाता है? तो बोल रहा है कि हीट डोम ये फॉर्मेशन इज टाइड टू द बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम। आपको पता है, जब एयर है, जो हम किसको बोलते हैं? हवा चलना कब बोलते हैं? जब जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली चलती है अर्थ के, तो हम उसको क्या बोल देंगे? विंड। और जब वो वर्टिकली चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? जेट, है ना, जेट स्ट्रीम। तो वो उसी का बिहेवियर, जेट स्ट्रीम का एक बिहेवियर है। एन एरिया ऑफ फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमोस्फेयर दैट यूजुअली हेल्प मूव वेदर सिस्टम अलॉन्ग विथ अर्थ सरफेस। टिपिकली जेट स्ट्रीम जो होता है, एक क्या होता है? एक वेव लाइक पैटर्न होता है, जो मूव करता है नॉर्थ से साउथ एंड देन नॉर्थ अगेन, नॉर्थ से साउथ गया, ठीक है, और वो फिर नॉर्थ में फिर से क्या हो गया? चला आया। When these waves get bigger and elongated, they move slowly. जब ये जो वेव होता है वो क्या बड़ा हुआ और लंबा खींचा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? मूव करेगा, एंड समटाइम्स can believe a stationary. This is when a high pressure system gets stuck in a point and leads to the formation of heat dome. अब ये क्लाइमेट चेंज पे कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ भी आएगा क्लाइमेट चेंज की बात, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? हीट डोम्स का। कि अभी रिसेंटली यूएसए के कैलिफोर्निया एरिया में हीट डोम्स बन गया था। साइंटिस्ट आर स्टिल डिबेटिंग, अभी कंफर्म कुछ नेचर के बारे में कोई पूरा तो अभी तक जान नहीं पाया है, तो वो अभी तक ये डिबेटेबल है कि ब्लॉकिंग वेदर इवेंट दैट कॉज हीट डोम्स, दे आर सर्टनिंग दैट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव मेड हीट डोम्स लार्जर एंड मोर इंटेंस। 2021 का स्टडी क्या बोल रहा है कि अ टीम ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्चर्स हु वर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन फाउंड दैट टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड बीइंग ड्यूरिंग हीट डोम इज कैनेडा दैट, जो ये पहले का बताया गया है,
ये इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझा दिए कैसे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीट डूम बेसिकली किसका है, तो वो किसका जेट स्ट्रीम का एक बिहेवियर है। ओके, आप जाके अपना ज्योग्राफी का जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा कि क्या होता है स्ट्रीम, क्या होता है विंड, क्या होता है जेट स्ट्रीम, क्या होता है ना, हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, बारिश कब होती है। ओके, अब आते हैं अगले पे, जिसमें क्या है कि चेजिंग एस्ट्रॉइड। एक एस्ट्रॉइड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो देश है सब किसको क्या कर रहा है, उसको चेज कर रहा है। तो उसमें बोला कि वाई इसरो वांट्स टू वेंचर इनटू प्लेनेटरी डिफेंस, कि इसरो जो है वो क्यों अपना एक वेंचर बनाना चाह रहा है प्लेनेटरी डिफेंस के लिए, कि हमारा एक जो प्लेनेट है अर्थ है उसको, उसके डिफेंस के लिए इसरो भी चाह रही है। अब हम तो उसमें क्या बोला कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिया का स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना। तो ये क्या है, इसके जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, वो क्या बोले लास्ट वीक में कि वी शुड बी एबल टू गो एंड मीट, है ना। किससे मिलना है, एस्ट्रॉइड एपोफिस। आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में सीधे पूछा कि व्हाट इज एपोफिस, आपसे पूछेगा कि ड्वार्फ है ना, ड्वार्फ प्लेनेट है, आपसे पूछ देगा एस्ट्रॉइड है, मीटियोराइट है ना, ये कोई मून है, ये कोई स्टार है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एपोफिस है वो क्या है, एक एस्ट्रॉइड है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है। ओके, तो आपको बता दें कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, कि रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो किसके अराउंड घूमता है, सन के अराउंड, और मोस्टली कैसे वो बनता है, जो लेफ्ट ओवर हो जाता है किसका, लेफ्ट ओवर ऑफ, मोस्टली लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जब सोलर सिस्टम पर जैसे हमारा अर्थ बन रहा था तो उसका कुछ टुकड़ा निकल के चला गया, और वो भी किसके अराउंड, हमारा जो अर्थ भी है वो किसका है, ये सन है, और सन के अराउंड ये अर्थ है। ये क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो इसका कुछ टुकड़ा है वो भी घूमते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड अगर 1 मीटर से छोटा हो जाता है, अगर छोटा है उसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं। ठीक है, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइट्स। अब मीटियोर किसको बोलते हैं, कि स्ट्रिक ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन एस्ट्रॉइड मीटियोराइट्स इनकाउंटर फ्रिक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है तो फ्रिक्शन होता है, उसके कारण आग जलता है। तो रात में देखते होंगे कि ऐसे इस तरह का शेप जो बनता है वो क्या होता है, मीटियोर होता है। अब मीटियोराइट क्या होता है, जो अनबर्न्ड फ्रैगमेंट जो अर्थ पे, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसा और वो जल के पूरा जो भी उसका जो बच गया डेब्री वो आके अर्थ में मिला, अर्थ पे टकराया, तो वो जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मीटियोर क्या होता है, जब वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा और वो जो चमकता है, द स्ट्रीक ऑफ लाइट, है ना, उसको बोलते हैं मीटियोर। और जब वो अर्थ से टकरा के जो चीज़ मिलता है उसको बोलते हैं मीटियोराइट। एस्ट्रॉइड क्या हुआ, जो कि सन के अराउंड चक्कर काटता रहता है, रॉकी या मेटालिक ऑब्जेक्ट, है ना, जो कब कैसे, जो लेफ्ट ओवर किसका होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम में जो लेफ्ट ओवर बच जाता है उसी को बोलते हैं। और उसका जो छोटा पार्ट होता है जो 1 मीटर से कम का होता है उसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स। अब आपको समझ में आएगा। अब हम इस पर बात करते हैं कि इसरो जो है, सोमनाथ बोल रहे हैं कि हम लोग को भी इस पर काम करना चाहिए। किसके लिए, एक एस्टेरॉइड है क्या, एफोसिस, जो क्या आ रहा है, हमारे अर्थ की ओर आते जा रहा है ना। अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 32,000 किलोमीटर इन 2029, 2029 में 32,000 किलोमीटर दूरी पे आ जाएगी। इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड व्हाट वे, किस तरीके से पार्टिसिपेट इसरो करना है उसका प्लानिंग चल रहा है। अगर इंडियन स्पेस एजेंसी जो है माइट सेंड इट्स ओन एयरक्राफ्ट और कोलैबोरेट विथ, या तो अपना भेजेगी या तो नासा के नासा के साथ हम क्या करेंगे, ये कोलैबोरेट करके जाएंगे। हालांकि नासा का जो एक ऑलरेडी मिशन इस पर चल रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नासा के बारे में जानना, ये कि थ्रेट स्पेस के लिए क्या है, साईफाई रियलिटी, है ना। अभी तक आप साईफाई मूवीज़ में देखते होंगे कि मेटियोराइट आ रहा है जो टकराने वाला है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि एफोसिस जो वो कितना बड़ा है, ये अबाउट 450 मीटर है, बड़ा है, अपने वो चौड़ा है। एक शेलाबिंस करके है जो एक्सप्लोडेड ओवर रशिया इन 2013, अबाउट 20 मीटर एट इट्स वाइडेस्ट। और तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफोसिस तो आपको बता दिया, शेलाबिंस जो है ये भी क्या है, एक मीटियोराइट है जो कहाँ मिला, रशिया में, और वो 20 मीटर चौड़ा था। एस्ट्रॉइड दैट एलिमिनेटेड डायनासोर, 10 से 15 किलोमीटर माना जाता है ऐसा, कि जो वो एस्ट्रॉइड जो आके अर्थ से टकराया था जो कि डायनासोर को एलिमिनेट कर दिया, वो 10 से 15 किलोमीटर वाइड था। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, क्या है ये, मीटियोराइट है। ठीक है, एस्ट्रॉइड है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसरो के बारे में जानना। तो आपको हम इसरो के बारे में ब्रीफ में बताते रहे हैं कि व्हाट इज़ इसरो। इसरो का मतलब क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका नाम पहले यही था, नहीं। 1962 में अगर हम बात करेंगे तो बनाया क्या गया था, INCOSPAR, इनकोस्पर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस
रिसर्च। ठीक है, 1962 में बनाया गया था किसके सजेशन पे? डॉक्टर विक्रम साराभाई के सजेशन पे। ठीक है, नेहरू जी उस समय थे। उसके बाद ये 15 अगस्त 1969 को क्या बन गया? इसरो बन गया, कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ मतलब श्रीधर सोमनाथ। अब हम बात करेंगे इसरो के सेंटर्स का। तो इसरो का 4 सेंटर है। कौन कौन सा सेंटर है? सतीश धवन रिसर्च सेंटर, आप लोग हमेशा सुनते होंगे। ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्रा में है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है ना, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। दूसरा कौन सा है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, BSSC। तीसरा क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। और चौथा क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ है? हैदराबाद में है। तो आपको फिर से रिपीट करें कि इसरो का 4 सेंटर, कौन सा? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। BSSC का मतलब क्या हो गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला। तीसरा क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। और चौथा क्या है? NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। अब जहाँ भी ये चारों टर्म पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? इसरो का ही सेंटर है। अब आपको पता होगा कि इसरो का कुछ कॉमर्शियल आर्म है 1-2, तो आपको कमेंट में ये बताना है कि इसरो के कमर्शियल आर्म का नाम क्या है। ठीक है, जो कि कमर्शियली दूसरे देश के सेटेलाइट को लॉन्च करना है ना, पैसा प्रॉफिट कमाना है, एक उसका अपना एक आर्म है, वो देखती है। आपको अगर नहीं पता है तो खुद से पढ़िएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा? आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप कमेंट करने क्यों बोलते हैं? कमेंट करने से क्या होगा? जब आप खुद पढ़ेंगे, किसी चीज़ को पूछा गया, आप खुद पढ़ेंगे, जानेंगे उसको। ठीक है, और कमेंट करेंगे तो वो याद भी रहेगा। आप पढ़िएगा। अगर जो लोग जानते हैं वो तो बस कमेंट कर देंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो इसरो के बारे में जाके पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, उसके कमर्शियल आर्म क्या है, उसका काम क्या है, पढ़िएगा। जितना लिख सकते हैं कमेंट में लिखिए, जितना लिख सकते हैं कमेंट में लिखिए। ओके, अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पे। तो आज प्लेसेस इन न्यूज़ में हम देखेंगे क्या? ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटजी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, पहले ये डिस्कस कर लेंगे। उसको ऑस्ट्रिया को हम मैप पे देख लेंगे कि वो है कहाँ। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करेंगे तो 1983 में लास्ट इंदिरा गांधी जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, मैडम इंदिरा गांधी, वो विजिट की थी। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, है ना, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अगर ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो वो कहाँ है? एक यूरोपियन कंट्री है जो कि क्या है? नाटो का पार्ट नहीं है। ठीक है, नाटो का पार्ट नहीं है। और नाटो का कितने मेंबर हैं वो बताइएगा, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया इज अ पार्ट ऑफ नाटो? नो। ठीक है, नाटो क्या है? यूएस द्वारा एक एंटी रशिया ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है। तो इस सत्यजीत राय बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर चोज द न्यूट्रल ग्राउंड फॉर वियना टू सेंड द मैसेज टू बोथ मॉस्को एंड द वेस्ट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप वाज बॉर्न इन ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप एंड होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर। आपको ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, तो हम आपको लेके चलते हैं 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को क्या हो गया? खत्म हुआ। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, अभी हंगरी अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया है। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस थे ड्यूक फर्नांडिस, उनको मार दिया था जब वो बोस्निया में गए थे। कौन मार दिया था? सर्ब्स, है ना। तो उसी समय से वर्ल्ड ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक साथ होकर ग्रुप 1 बन गया। ग्रुप 2 में कौन था? सर्बिया और रशिया, और दोनों मिलकर डिक्लेयर वॉर कर दिया। ठीक है, तो बस आपको ब्रीफ में बता दिया कि ऑस्ट्रिया जो था वो किसका पार्ट रहा है? जर्मनी का। तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू ट्रैवल टू वियना इमीडिएट आफ्टर ही मेट प्राइम मिनिस्टर पुतिन मॉस्को सिग्निफिकेंटली। क्या बोला? ऑस्ट्रिया इज यूरोपियन कंट्री दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो, यूएस लेड एंटी रशियन ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस, है ना, हुज 32 लीडर गैदर्ड इन वाशिंगटन डीसी दिस वीक। कि उसके जो मेंबर कंट्री तो हम आपको बता ही दिए कि 32 लीडर, जो वहाँ के जो 32 कंट्री के लीडर हैं वो गैदर कहाँ हुए हैं? वाशिंगटन डीसी में मीटिंग के लिए। और इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ चले गए हैं? वियना में। किस लिए? ही वॉन्ट्स टू सेंड ए मैसेज टू बोथ मॉस्को और वेस्ट को, दोनों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चल रहा है, डिप्लोमेसी क्या होता है। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब दोनों को मैसेज क्या है कि ड्यूरिंग द विजिट दैट मोदी सेड वॉज बीइंग, एक मिनट, इसको कहाँ चला जाता है, told Putin that the death of the innocent children causes pain and hurt, simply explodes, and the peace talks do not
सक्सीड एमिट बॉम्ब्स गन्स एंड बुलेट्स। यह क्या बोल रहे हैं कि जब आप बॉम्ब मारते हैं तो वहाँ के जब बच्चे को जो मारा जाता है, इनोसेंट चिल्ड्रन, तो वो क्या होता है, बहुत तकलीफ होता है देश किसी कोई भी आदमी हो जिसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो पीस टॉक है वो बम गन बुलेट्स से नहीं होता है, बैठ के बात करने से होता है। एंड दैट सोल्यूशन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द बैटल फील्ड, और बैटल फील्ड पे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन नहीं निकलता है। मोदी स्टेटमेंट क्या है, कन्वे क्या करता है कि इंडिया का जो डीप कंसर्न है वो सस्पेक्टेड रशिया मिसाइल अटैक ऑन चिल्ड्रन हॉस्पिटल एट कीव, वहाँ जो किया गया था उस पर है। तो ये उनके दोनों के बीच में जो टॉक है वो है। अब आते हैं, बात करते हैं स्पीकिंग टू वियना विद चांसलर कार्ल नेहामर द डे आफ्टर पुतिन के बाद जो अगले ही दिन मिले हैं, कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस किया कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। वो क्या बोले हमारे प्राइम मिनिस्टर कि अभी का जो समय है वो वॉर का समय नहीं है, दैट प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व ऑन द बैटल फील्ड एंड दैट द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स एनीवेयर इन द इज अनएक्सेप्टेबल, कि जो बच्चों का जो लॉस है वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। द रीइटरेशन ऑफ इंडियाज क्लियर मैसेज ऑफ वेस्टर्न कैपिटल कंसर्न ओवर मोदी बायलैटरल मीटिंग विथ रशिया लीडर, यही मैसेज है। ठीक है, कंट्री बॉर्न न्यूट्रल, हम लोग जो कंट्री बने थे 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हम लोग क्या, किस चीज़ का हम लोग, ना तो कोई भी जो ग्रुप था उसमें नहीं गए, हम लोग क्या रह गए, न्यूट्रल, है ना, नॉन अलाइंड। तो वियना जो था क्या है, वियना वाज अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। आपको पता है कि जर्मनी का जो नाजी था उसके ऑक्यूपेशन में था। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रिंस जो था ड्यूक फर्नांड, उसको मार दिया था कौन, सर्बिया वाला जो सर्ब जो थे, है ना। उसी कारण ऑस्ट्रिया हंगरी एक कंट्री हुआ करती थी, वो जर्मनी के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। किसके साथ, सर्बिया और रशिया के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया और वॉर शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 1। बाद में फिर वर्ल्ड वॉर 2 होता है, वो जर्मनी इटली जापान एक साथ हो जाते हैं, है ना। जर्मनी जो है पोलैंड पे अटैक कर देता है इसके कारण। फिर उधर जो लीग 2 होता है उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, चाइना और यूएसएसआर, आज का जो रशिया है और जो भी कंट्रीज़ हैं, तो वो सब वर्ल्ड वार और इस सब में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, पता होगा। तो जो हमारा कंट्री है वो क्या था, न्यूट्रल रहा है, हम लोग नॉन अलाइंड रहे हैं नेहरू जी के द्वारा। तो वही सब डिस्कस किया गया है। वो फिर ऑस्ट्रिया और नेहरू का जो रिलेशनशिप रहा है वो कि 1952 और 53 में देखेंगे कि जो ऑस्ट्रियन थे वो अप्रोच जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऑस्ट्रिया का जो वो लोग थे वो नेहरू को अप्रोच किए, हु वाज रिस्पेक्टेड बाई, जो नेहरू साहब थे वो दोनों से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, सोवियत के द्वारा भी और वेस्टर्न नेशन के द्वारा भी। तो हेल्प के लिए कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो क्या किया कि ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी अपना लिया, बोला कि तुम एक कंट्री नहीं हो, तुम जर्मनी के पार्ट ही हो, तो वो अटैक किया। तो अब ऑस्ट्रिया को होना था इंडिपेंडेंट, तो वो नेहरू से कांटेक्ट किए कि हमको आप अभी खुद आज़ाद हुए हैं, आपको पता है जो अब जस्ट आज़ाद हुआ उसको आज़ादी का कीमत पता होता है। तो वो सबसे राइट पर्सन नेहरू जी को चुना। क्यों? क्योंकि वो दोनों को रिस्पेक्ट करता था, कौन, सोवियत वाला भी और वेस्टर्न वाला भी। इसलिए ऑस्ट्रिया वाला आया, बोला कि हमको भी सोवरेन नेशन बताइए। इंडिया वाज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट सपोर्टेड ऑस्ट्रिया, है ना, और नेहरू जी सपोर्ट भी किए कि स्पेल टू यूएन में जनरल असेंबली में बात उठाए 1952 में, और बोले कि हाँ नहीं ऑस्ट्रिया को एक इंडिपेंडेंट इस तरह का रिलेशन बना। और उस समय के जो ऑस्ट्रिया के जो कार्ल गवर्नर थे, ऑस्ट्रिया फॉरेन मिनिस्टर, वो क्या बोले थे, द कंसेंट ऑफ सच एन इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री का जो सपोर्ट है ना, इंपॉर्टेंट कंट्री है, हुज न्यूट्रलिटी इन ईस्ट वेस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट इज बियॉन्ड एनी डाउट, वाज डेस्टिनेड टू द स्पेशली बेनिफिट टू ऑस्ट्रियाज काउज। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बाकी जो भी है इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, है ना। फिर अब अभी क्या है कि वाई ऑस्ट्रिया मैटर्स, वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या है कि अभी क्या है कि अपग्रेड द बायलैटरल पार्टनरशिप, आपको पता है कि हम लोग उसको आज़ाद करने में कितना हेल्प किए हैं। सपोर्ट, एक बात भी बोलना कितना हिम्मत का बात हो जाता है। उसके लिए ऑस्ट्रिया ऑफर हमको क्या कर रहा है, ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर बायलैटरल कॉन्फ्रेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, फिनटेक, इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर सर्विस, मीडिया, इंटरटेनमेंट सेक्टर। बोथ कंट्री हैव टेकन बैलेंस पोजीशन इन रशिया यूक्रेन वार, है ना। दोनों कंट्री जो है हम लोग है बैलेंस अप्रोच लिए हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो है ऑस्ट्रिया जो है वो पब्लिकली क्रिटिसाइज रशिया एक्शन इन यूक्रेन, बट कॉमर्शियली टाइज बिटवीन टू कंट्रीज रिमेन लार्जली इम्पैक्ट एंड कंटिन्यू टू पोर्ट गैस फ्रॉम रशिया। उसके बाद नेहरू का विजिट के बाद यही सब है, पढ़ लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं मैप पे कहाँ है, ये हमारा वर्ल्ड मैप, ये हमारा इंडिया। हम अभी आपको क्या बताए थे कि ये वेस्ट में है। वेस्ट में कहाँ पे है, तो वो देखिए, ये जो जर्मनी के बगल का जो शहर है ये जर्मनी हो गया, और ये जो सिटी, ये जो देश है ये क्या है, दिस इज ऑस्ट्रिया, छोटी सी कंट्री ऑस्ट्रिया। ये 10 नंबर जो लिखा हुआ वो है ऑस्ट्रिया। अब हम इसका जो नेबर है उसको देख लेते हैं। तो ये इसमें आ जाते हैं, इस मैप में देखते हैं कि ऑस्ट्रिया कहाँ है। तो ये जो है ना, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो है नेबरिंग कौन कौन सा है तो वो देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया को, तो एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, इसका कैपिटल कहाँ है, वियना, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रिया को हम देखेंगे तो ऑस्ट्रिया के बगल में क्या है, जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी के बगल में क्या है, चेक रिपब्लिक नॉर्थ में हो जाता है, चेक रिपब्लिक। उसके बगल में क्या है, स्लोवाकिया, है ना, हंगरी, इधर इटली, फिर स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड,
लिंचटेन और जर्मनी आपको बता ही दिए, तो आपको हम लिख दे रहे हैं, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो अगर हम नॉर्थ में बात करेंगे वो क्या है, चेक रिपब्लिक। उसके बाद क्या है, स्लोवाकिया, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। हंगरी कौन से किस में आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, है ना। साउथ में हम बात करेंगे तो इटली और स्लोवेनिया हो जाएगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड आ जाएगा वेस्ट में, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टैन। उसके बाद जर्मनी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगी। ये है इसका लैंड वाटर शेयर करता है, और इसका ओशन से किसी से कनेक्शन है नहीं, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। किसका, यूरोप का, लैंडलॉक ऑफ यूरोप। कैपिटल कहाँ है, वियना। अब आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में जो 25% जो वियना का जो अल्प्स है उसका है। आपको बताना है अल्प्स का, चलिए एक सवाल का बताइए जाते जाते, कि अल्प्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नाम बताइएगा। हाईएस्ट पीक आपको पता है, बीपीएससी में पूछ देता है, हाईएस्ट पीक है उसका बताइएगा कमेंट में, कि अल्प्स का जो है हाईएस्ट पीक कौन सा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय।